हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कंप्लीट की जा रही है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो ये आपके जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ आज हमारा एक टॉपिक बचता है जो हमारा 8वां टॉपिक होगा, संस्कृति से रिलेटेड। फिर आपका आएगा इसमें एथिक्स से रिलेटेड। फिर इसमें सुर्खियों में रहे जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में आएगा। तो आज हमारा जो संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक होने जा रहा है उसके अंतर्गत 5-6 टॉपिक आने वाले हैं। तो उसी के साथ ही हमारी मैगजीन फिनिश हो जाएगी। फिर आपको इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर दे देंगे, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपको वहां पर पीडीएफ मिलती है। चलिए ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक है। हमने ये सब टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि आपका राज्य व्यवस्था एवं शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, फिर आपका सामाजिक मुद्दे, आपका फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सब के टॉपिक को कवर किया। अब आज हमारे इतने टॉपिक बचते हैं, जैसे कि संस्कृति के इससे रिलेटेड, जिसमें भारतीय ज्ञान भारतम मिशन के बारे में पढ़ेंगे, संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में जिसमें विजय दुर्ग, फोर्ट विलियम के बारे में, टी हॉर्स रोड के बारे में, तांत्रिक बौद्ध धर्म के बारे में, पद्म पुरस्कार के बारे में होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। तो ये हमारा संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक होगा जिनमें हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम नीति शास्त्र की ओर। तो नीति शास्त्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता के बारे में पढ़ाया जाएगा, सर्विलांस कैपिटलिज्म के बारे में, भारत में रैंकिंग के मामले के बारे में पढ़ा जाएगा। सुर्खियों में रही योजनाएं आती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, सुर्खियों में रहे स्थल और सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे नीति शास्त्र रिलेटेड सभी टॉपिक है। तो इन सबको पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है संस्कृति। संस्कृति जो टॉपिक आता है वह है आपका जो हमारा सब टॉपिक इसके अंतर्गत है, ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। की सुर्खियों में क्यों रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए भारत ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। तो क्या किया गया है, ज्ञान भारतम मिशन की इसके अंतर्गत घोषणा की गई है। तो ये ज्ञान भारतम मिशन की जो घोषणा की गई है इसके अंतर्गत हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण के और दस्तावेजी के संरक्षण के अंतर्गत की गई है। तो पांडुलिपियां क्या होती, किस तरीके से इनको मतलब किस किस को इसमें शामिल किया जाता है, भारत ज्ञान मंडपम के मुख्य घटक क्या है, इस मिशन का महत्व क्या है, सरकार द्वारा चलाई गई पहलें क्या है, इनकी चुनौतियां क्या है, और इस तरीके से आगे की राह के अंतर्गत हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो भारतीय ज्ञान ज्ञान भारतम मिशन जो है उसमें सबसे पहले आती है पांडुलिपि। तो पांडुलिपि जो होती है वह कागज, वृक्ष की छाल, ताड़ के पत्ते आदि पर लिखी गई कम से कम 75 वर्ष पुरानी हस्तलिखित रचनाएं होती है, और इनका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं सौंदर्यात्मक दृष्टि से काफी महत्व देखने को मिलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें बंशाली या बक्सशाली पांडुलिपि को भोजपत्र यानी कि वृक्ष की छाल पर लिखा गया है, और यह एक प्राचीन गणितीय पांडुलिपि होती है जो संभवतः 3री और 4थी शताब्दी के आसपास से लिखी गई है। इसमें कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि बक्सानी पांडुलिपि में गणितीय प्रतीक शून्य का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पांडुलिपियों के बारे में। लिथोग्राफ्स और प्रिंटेड वॉल्यूम यानी कि मुद्रित ग्रंथ में पांडुलिपि को नहीं माना जाता है, जैसे कि प्रस्तर पर चित्र उकेर कर उसे कागज पर छापने की प्रक्रिया जो होती है वह लिथोग्राफी कहलाती है। तो लिथोग्राफी के बारे में आपसे आ जाए तो क्या होगा कि यह प्रस्तर पर जो यानी कि पत्थर पर जो चित्र उकेरे जाते हैं या कागज पर जो छापने की प्रक्रिया होती है वह लिथोग्राफी होती है। यहाँ पर पांडुलिपियों की जो विषय वस्तु, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष, जो कृषि पद्धतियां हैं वो हो सकती हैं। और ये भारत को संसार की स्मृति कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 मिलियन पांडुलिपियां उपलब्ध होती हैं, और ये 80 प्राचीन लिपियों में ब्राह्मी, कुषाण, गोंडी, लेप्चा आदि में ये लिखी जाती है। तो इस तरीके से, और इसमें देखा जाए तो 75% संस्कृत में और 25% क्षेत्रीय भाषाओं में इस तरीके से होती है। तो ये पूरा पर टोटल रेशियो है। ज्ञान भारतम मिशन के बारे में बात करें तो इसके मुख्य घटक में आता है कि यह एक संरक्षण शैक्षणिक संस्थानों,
संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास मौजूद 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना होता है। डिजिटल रिपोजिटरी का निर्माण होता है कि ज्ञान साझा करने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों की राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी का निर्माण होता है, और यह प्लेटफॉर्म विश्व भर के शोधकर्ताओं, छात्रों और संस्थानों के नाम के लिए सुलभ होता है, और यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस तरीके से इसके मुख्य घटक और ये नोडल मंत्रालय आता है, और इसका महत्व देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 के एफ के अंतर्गत देखते हैं कि हमारे सामने सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका संरक्षण करना, उसके उद्देश्य को पूरा करना होता है। इसके दस्तावेजीकरण में देश में अज्ञात पांडुलिपि भंडारों का पता लगाने, सूचना एकत्र करने और जमीनी स्तर पर पहुंचने तथा पांडुलिपियों की डिजिटल सूची तैयार करने के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण होता है। पांडुलिपि अध्ययन के बारे में बात किया जाए तो इसमें पांडुलिपि अध्ययन के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञों विद्वानों का एक रिसोर्स बनाने में मदद मिलती है, और इनका संरक्षण एक मूल सांस्कृतिक विरासत संरक्षण करते हुए वर्तमान और भावी पीढ़ी और इन तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। सुलभता जो देखी जाए तो यह दुर्लभ, मूल्यवान ग्रंथों तथा व्यापक पहुंच वाले प्रदान करने और लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार साबित होते हैं, और इसका सहयोग ज्ञान प्रणालियों के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान और संसाधनों की आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस मिशन का ये इम्पोर्टेंस होता है। भारत में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए कुछ पहले हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जिसकी शुरुआत 2003 में होती है, जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की जाती है, और इसका उद्देश्य पांडुलिपि में पता लगाना और उसे संरक्षित करना है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, जो कि 3600 दुर्लभ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जॉन्स ने स्थापित किया था, और यह संस्था प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करती है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, जो कि एक भारत सरकार के प्राचीन अभिलेखों का भंडार करती है, इसमें प्रमुख हस्तियों के निजी कागजात भी मौजूद होते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो कि भारतीय कला एवं संस्कृति में मुख्य संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी ये प्रमुख पहले होती है। अब आते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं कि पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए क्या चुनौतियां हैं। जैसे कि पर्यावरण के अंतर्गत देखा जाए तो भारत की विविध जलवायु, विशेषकर तटीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण पांडुलिपियां जल्दी खराब हो जाती हैं। जागरूकता की कमी और सांस्कृतिक उपेक्षा होती है, बुनियादी ढांचे की कमी देखने को मिलती है, और भाषाई और लिपि विविधता होती है, जिसमें अनेक प्राचीन लिपियों में ब्राह्मी, खरोष्टी आदि मौजूद होती है, और इनका ट्रांसक्रिप्शन और संरक्षण करना कठिन हो जाता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है जैसे कि डिजिटल संरक्षण होना, जो एक तरीके से उपप्रबंध गतिविधियों की एक श्रृंखला है, जो डिजिटल सामग्री में लंबे समय तक सुरक्षित और सुलभ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 3D प्रिंटिंग का उपयोग होता है कि इसमें तारा प्रकाशन वैदिक पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र में पांडुलिपियों के रखरखाव और उनके संरक्षण के लिए 3D प्रिंटिंग प्रयोगशाला शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग देखने को मिला है, जिसमें यह एम्पेटिक एआई एल्गोरिथम नामक तकनीक का उपयोग पुरानी पांडुलिपि में क्षति की पहचान करने और खोई हुई छवियों को फिर से बनाने के लिए किया जा रहा है। और ये इनपेंटिंग जो होती है एक तरीके से ऐसी तकनीक होती है जो किसी छवि को खोए या क्षतिग्रस्त हिस्सों को भरने का काम करती है, और ये कई तरीकों से भी किया जाता है। अब आते हैं पांडुलिपि के कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और लेखक, जैसे नाट्य शास्त्र में भरत मुनि आते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि हुआ है। महाभारत में व्यास, महाभाष्य में पतंजलि, प्रयोग रत्नमाला व्याकरण में पुरुषोत्तम, विद्यावागीश, अर्थशास्त्र में चाणक्य आते हैं। आर्यभट्टियन आर्यभट्ट, ब्राह्मण स्फुटिक सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त, सुसुप्त संहिता में सुश्रुत, अष्टाध्यायी पढ़नी, राजतरंगिणी जो है वह कल्हड़ की रही है, गीत गोविंद जयदेव की रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख पांडुलिपियों के बारे में है। तो ये महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं और इनके ये लेखक हैं। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो जो नाट्य शास्त्र है, जो भरत मुनि का, इसको अभी यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। जो उनके संग्रहालय है उसमें इस लिपि को शामिल किया गया है। तो ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में संक्षिप्त सुर्खियों की ओर। तो पहला आता है विजय दुर्ग या फोर्ट विलियम के बारे में, कि हाल ही में कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। और वर्तमान समय में फोर्ट विलियम में सेना के पूर्वी कमान का ये मुख्यालय है। तो ये कहाँ का मुख्यालय है? सेना का जो पूर्वी कमान है वहां का मुख्यालय है, और यह नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया जाता है।
इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा जाता है और विजय दुर्ग नाम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर स्थित प्राचीनतम किले के सम्मान में किया जाता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। कोलकाता स्थित जो विजय दुर्ग है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम में हुई थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की एक छोटी सी कोठरी में तकरीबन 146 ब्रिटिश सैनिकों को रात भर के लिए बंद कर दिया जाता है और सुबह जब इनको खोला जाता है तो ये अत्यधिक गर्मी के कारण इन सैनिकों की मौत हो जाती है और इसे ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो वो इसमें जो विजय दुर्ग के बारे में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग में। विजय दुर्ग एक अलग ही ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें काल कोठरी की घटना आपने सुनी होगी और इससे यूपीएससी में भी और प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब ये जो हमारा इस तरीके का इसमें चेंज किया गया है तो ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से तो आपके ऑलरेडी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब इसका नाम चेंज किया गया है तो और आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसका प्रेजेंट का भी याद रखना है और पास्ट का भी याद रखना है। प्रेजेंट में ये हो गया कि इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग किया है और ये सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है। और ये इसके बारे में अगर इसका घटनाक्रम देखें तो ये इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था, जब उस टाइम पर ये नाम रखा गया था। तो और अभी जो प्रेजेंट में विजय दुर्ग नाम किया गया है वह महाराष्ट्र के जो सिंधु दुर्ग तट है वहां पर स्थित प्राचीनतम किले के सम्मान में किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका आता है, कहाँ स्थित है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की जो त्रासदी होती है फोर्ट विलियम में होती है और इसमें 146 ब्रिटिश सैनिकों को रात भर के लिए बंद कर दिया जाता है और इसमें देखते हैं कि जब सुबह ये गेट खोला जाता है तो काफी सैनिक उनकी मौत हो चुकी होती है। तो ये आपका ब्लैक होल का घटनाक्रम रहता है। तो इस तरीके के घटनाक्रम से रिलेटेड जो भी आपका करंट में आए तो उससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब आते हैं टी हॉर्स रोड के बारे में कि हाल ही में भारत में चीन के राजदूत ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड के बारे में एक्स ट्वीट पर पोस्ट किया है। टी हॉर्स रोड जो है वह मार्ग तिब्बत के माध्यम से भारत को चीन से जोड़ता है। यह रेशम मार्ग जितना प्रसिद्ध नहीं होता है, इसमें रेशम मार्ग यूरोप और चीन को जोड़ता था। यदि कोई एकल मार्ग नहीं था बल्कि कई शाखाओं वाला नेटवर्क था, जिसमें दक्षिण पश्चिमी चीन से शुरू होकर भारतीय उपमहाद्वीप तक जाता है। यह दो मुख्य मार्गों जिसमें यूनान प्रांत के डाली और लिजियांग जैसे शहरों से होकर तिब्बत के लहासा तक जाता है और इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश से विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाता है। इसकी उत्पत्ति चीन के तांग राजवंश में के दौरान होती है और यह कई शताब्दियों में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी बन जाता है। तो ये आपका टी हॉर्स रोड के बारे में है जिसके बारे में बताया गया। अब आते हैं तांत्रिक बौद्ध धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें एक नई शब्दावली आई हुई है, तांत्रिक बौद्ध धर्म। अब ये तांत्रिक बौद्ध धर्म क्या है और इसके साथ साथ क्योंकि आपका यूपीएससी में बौद्ध धर्म आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और नए नए आपके क्वेश्चन नए नए डायमेंशन वाले पूछे जाते हैं। तो ये शब्दावली अगर चर्चा में रही है तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन और बनने की संभावना है। तो उड़ीसा के रत्नागिरी में 1500 वर्ष पुरानी अधिक 1.4 मीटर लंबी युद्ध बुद्ध प्रतिमा का सिर और कुछ स्तूप मिले और ये सभी साक्ष्य इस जगह को प्राचीन तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र साबित करते हैं। अब हम जैन धर्म बुद्ध धर्म के बारे में जाने तो इनके तीन मुख्य संप्रदाय हैं। एक आता है थेरवाद जो कि रूढ़िवादी बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा आता है महायान जो कि जैन या प्योर लैंड से संबंधित है। तीसरा आता है वज्रयान जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। तांत्रिक बौद्ध धर्म का जो विकास है वो एक तरीके से निर्माण प्राप्ति के लिए बौद्ध दर्शन को सिर्फ सिद्धांत सीमित रखने के बजाय साधना पर बल देता है। वज्रयान जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है वह चिकित्सा के गुण ज्ञान में विश्वास रखता है और यह सामाजिक कार्य और बदलावों से जुड़ा हुआ है। इसमें मुख्य रूप से भूटान, मंगोलिया, नेपाल और तिब्बत में ये फैला हुआ है। सबसे पहले महायान बौद्ध धर्म के मंत्रोच्चार और अनुसंधानों की जो शुरुआत हुई है वो आगे चलकर दो शाखाएं इसकी विकसित होती हैं जिसमें मंत्रयान और पारमिता यान होता है। मंत्रयान को तांत्रिक बौद्ध धर्म का आरंभिक चरण माना जाता है जिसमें यौगिक क्रियाएं जुड़ गई हैं जो पूर्व विकसित तांत्रिक बौद्ध धर्म बन गया है। अब आते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में कि गृह मंत्रालय गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत होती है और इसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है।
राष्ट्रपति द्वारा इसे 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए होता है। ये पुरस्कार विविध विषयों और गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा आदि से जुड़े हुए थे। 1978, 79, 93 से 97 के बीच व्यवधानों को छोड़कर हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम की घोषणा की जाती है और ये पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान है। इसमें कोई नगद भत्ता या रेल हवाई यात्रा रियायत आदि जैसी सुविधा का लाभ नहीं जुड़ा होता। अब आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की ओर। तो हाल ही में चमन अरोड़ा और उनकी पुस्तक एक भोर अस्वस्थामा के लिए डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डोंगरी जो है वह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो यह है जो 1954 में इसकी शुरुआत होती है, वह साहित्य अकादमी द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है और यह संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। पहला पुरस्कार 1955 में दिया जाता है और यह पुरस्कार किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। इसे संविधान की अनुसूची 8 के तहत सूचीबद्ध 22 और अंग्रेजी तथा राजस्थानी भाषाएं शामिल होती है और इसे में पुरस्कार एक मंजूषा के रूप में होता है, जिसमें उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका होती है, जिसमें 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं भारतीय भाषा पुस्तक योजना के बारे में कि वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की है और यह भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है उसका उद्देश्य स्कूली और उच्चतर शिक्षा में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप उपलब्ध कराना, साथ ही इन्हें विद्यार्थियों को अपने बेहतर विषय में बेहतर ढंग से समझने में मदद करना। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इस योजना के तहत स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को डिजिटल फॉर्मेट में पाठ्य पुस्तकें और अध्ययन सामग्री से होता है और अस्मिता पहल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायक होती है। इसमें अस्मिता से तात्पर्य ऑगमेंटेड स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन इन एकेडमिक राइटिंग होता है और यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूजीसी ने इसे 2024 में इस पहल की शुरुआत करता है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 2200 पुस्तकें प्रकाशित करना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके प्रमुख उद्देश्य और इसके प्रमुख पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। यहाँ पर हमारा संस्कृति से रिलेटेड जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नीति शास्त्र के बारे में कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता से रिलेटेड ये जो मुद्दा जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी आपने पढ़ा होगा और काफी ये चर्चा में भी रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गॉट लेटेंट नामक यूट्यूब जो चैनल था, ये एक शो चलाया गया था यूट्यूब पर जिसमें अश्लील टिप्पणियां की गई थी। इनसे जुड़े जो मामले थे उसे सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध से इसे ऑनलाइन दिखाए जाने वाले भद्दे कंटेंट पर नियंत्रण के लिए एक संतुलित नियामक उपाय प्रस्तुत किए गए, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संतुलन बना रहे। इसी के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म की सख्त चेतावनी देते हुए ऐसा कोई भी कंटेंट प्रसारित नहीं किया जो कानून द्वारा प्रतिबंधित हुआ। मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुसार आयु आधारित वर्गीकरण करने में सख्ती से पालन करने और परिपक्व कंटेंट में आयु नियंत्रण की अनिवार्यताओं को लागू करने का निर्देश दिया था। और मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के कहा है कि वे 2021 के नियमों के अनुसार कंटेंट को उम्र के हिसाब से बांटे और बड़ों के लिए बनी सामग्री देने के लिए उम्र की पुष्टि करने का सिस्टम तैयार करें। तो इसके अंतर्गत ये आया था। अब आपका इथिक्स से रिलेटेड टॉपिक आपका तो बेसिक फोर्थ पेपर में आता है, तो ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये एक शब्द आता है अश्लीलता। तो अश्लीलता जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अश्लीलता क्या होता है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरीके से इस व्यवस्था को इफेक्ट कर रहा है। इस तरीके के अगर आपके क्वेश्चन आते हैं या चीजें होती हैं तो आपको इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हमारा करंट से रिलेटेड मुद्दा हो गया। अब हम जैसे अश्लीलता के बारे में जाने तो अश्लीलता क्या होती है। एक तरीके से अश्लील का मतलब होता है कि ये चीजें देखने सुनने में बहुत बुरी लगे, जिसका मकसद लोगों को यौन रूप से उत्तेजित करना हो और ऐसी चीजें लोगों में गलत इच्छाएं या वासना पैदा करती है। तो ये आपकी अश्लील होने की डेफिनेशन है और इसी को अश्लीलता कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट स्ट्रीमिंग में प्रमुख हितधारक जैसे कि कंटेंट क्रिएटर और जो कलाकार है उसमें रचनात्मक स्वतंत्रता और कलात्मक अभिव्यक्ति बनाए रखना, आय अर्जित करना, बनाना दर्शक होता है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म देखा जाता है जिसमें राजस्व मॉडल देश के कानूनों का पालन करता है और अत्यधिक सेंसरशिप के बिना उपयोगकर्ताओं को हानिकारक कंटेंट से बचाता है। सरकार एवं नियामक निकाय होता है जो कानूनों को परिभाषित और लागू करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वजनिक नैतिकता के साथ संतुलित करता है। समाज जो आता है वह न्यूनतम प्रतिबंध के साथ वांछित कंटेंट तक पहुंच, विशेष रूप से बच्चों को अनुचित व अश्लील कंटेंट से बचाता है। तो इस तरीके से ये इसकी स्ट्रीमिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। अब आता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को विनियमित करने की आखिर आवश्यकता क्यों है? इसका क्या आवश्यकता है? जैसा चल रहा है चल रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? कि जैसे कि आपका कुछ वर्ड आते हैं कि प्रियोरिटेड इंटरेस्टेड शब्द का अर्थ होता है यौन उत्तेजना या यौन संतुष्टि, असमान या अत्यधिक रुचि होना। ये इस तरीके की शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको इनको याद रखना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को विनियमित करना आखिर क्यों आवश्यक है? जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना, जो कि अनियंत्रित अश्लील कंटेंट की अनुमति देने से समाज को नैतिक चरित्र कमजोर करता है, अनादर और नैतिक पतन को ये बढ़ाता करता है। जैसे कि 2021 में जो बुली बाई ऐप है उसमें अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की तस्वीरों को ऑनलाइन नीलामी की गई थी और इसका घटना दिखाया गया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग महिलाओं को अपमानित करने के लिए किया जा सकता है और सख्त नियम की आवश्यकता को उजागर किया सकता है। मानव गरिमा की रक्षा, जैसे कि कांट का मानना था कि मनुष्य को कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। लोगों को कामुक रुचि की वस्तु एक सीमित करने पर कंटेंट गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के मूल सिद्धांत इसमें उपलब्ध होना चाहिए। अश्लीलता के सामान्यकरण से बचना, कि जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत का सुझाव देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समाज को हानि नहीं होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर नैतिक जिम्मेदारी, जो कि उपयुक्तवादी का दर्शन है जिसमें कोई भी कार्य समाज के अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम कल्याण को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। संवैधानिक नेता को कायम रखने जैसे मुद्दे होते हैं जो सामाजिक न्याय और समानता जैसे आधारभूत मूल्यों की रक्षा करते हैं और अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 में बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है और ऐसे अधिकारों पर लोक व्यवस्था, सदाचार, शालीनता, नैतिकता और अपराध के लिए उकसाने सहित विभिन्न आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते। अश्लील डिजिटल कंटेंट को विनियमित करने के नैतिक मुद्दे जैसे कि अस्पष्टता और व्यक्तिपरकता होना, सेंसरशिप बनाम उचित प्रतिबंध होना, बदलते सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक संवेदनशीलता होना, सत्ता की गतिशीलता होना, एजेंसी और संरक्षकवाद होना, अश्लीलता को विनियमन और या बनाम कलात्मक स्वतंत्रता होगा, जो कि एक तरीके से सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा करने के लिए सेंसरशिप और कलाकारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के बीच संघर्ष बना रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो मखबूल फिदा हुसैन बनाम राजकुमार पांडे मामले में न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है कि केवल नग्नता मात्र से कोई कंटेंट अश्लील नहीं होता। इससे स्पष्ट हुआ कि कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक मानकों के बीच नैतिक दुविधा बनी रहती है। देखते हो कि कई अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट आया हुआ था कि मतलब कि इसी यौन संबंध से रिलेटेड आपका एक वर्डिक्ट अभी प्रेजेंट में आया हुआ था। तो इस तरीके के जो घटनाक्रम है, तो जो भी वाद आते हैं जिस बात से रिलेटेड काफी सारे इशू होते हैं, तो न्यायालय के द्वारा उस चीज को प्रतिबंधित करने या फिर उसका एक क्राइटेरिया डिसाइड करने से रिलेटेड आपके आते हैं। ये सब क्या होते हैं कि आपका एथिक्स का पेपर है, तो आपको इन सब चीजों में क्या कानून है, संविधान में इसका कहाँ पर प्रावधान दिया गया है, इससे रिलेटेड कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। क्योंकि आप अगर एथिक्स का पेपर नहीं होता है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। बट एथिक्स का पेपर है तो इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू पूछता है, आपके विचार पूछता है और आप अगर उस डिसीजन देने को होंगे तो आप किस तरीके की अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे। तो इस तरीके का एक सिनेरियो रहता है, तो उसको आपको इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना। भारतीय न्याय शास्त्र में जो अश्लीलता और कानूनी प्रतिबंध और बदलते नैतिक मानकों के बीच एक जटिल चुनौती के रूप में उभरती है और यह संघर्ष मुख्य रूप से कुछ कारण है, जैसे कि स्पष्ट परिभाषा के बिना कानूनी ढांचा होना, कि भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम 2000 की धारा में 67 दोनों ही अश्लील कंटेंट पर प्रतिबंध लगाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के द्वारा गाली गलौज, सेक्स, नग्नता, मादक द्रव्यों के सेवन, हिंसा जैसी कंटेंट दिखाने वाली फिल्मों को शो के लिए आयु आधारित रेटिंग का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से ये आपके आते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर कि विकसित होती न्यायिक व्याख्या इसमें दी गई है कि अश्लीलता की न्यायिक समझ के साथ विकसित हुई। रंजीत देओदेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हिकलैंड टेस्ट लागू किया। तो इस तरीके की ये आपकी कुछ व्याख्याएं। फिर हम आगे की राय में देखें तो इसमें आता है न्याय या वस्तुनिष्ठता होना।
जवाबदेही या जिम्मेदारी होना, नैतिक कंटेंट क्रिएशन को प्रोत्साहित करना, सशक्तिकरण को सूचित करना, तो इसकी एक प्रमुख पहलू है। निष्कर्ष देखा जाए तो ये जो है वह अश्लीलता अत्यधिक व्यक्तिपरक है, जो संस्कृतियों और समय के अनुसार बदलती है। इसलिए एक जिम्मेदार डिजिटल मीडिया स्पेस बनाने के लिए कानूनी स्पष्टता, स्वनियमन, लोक जागरूकता, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। न्याय, गरिमा, पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे नैतिक मूल्यों को कायम रखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म में रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आता है। ये आपकी एक केस स्टडी है, तो इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपको इनके प्रश्नों के उत्तर भी सोचना है। अब आते हैं और थोड़ा कोशिश हो तो आप इसको लिखिए। एटलीस्ट आप किसी कंटेंट से रिलेटेड उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और हर एक एस्पेक्ट में अगर उसको लिख लेते हैं, तो एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहते हो। अब आते हैं सर्विलांस कैपिटलिज्म के बारे में कि हालिया वर्षों में डिजिटल सूचना का विस्तार काफी तेज हुआ है। 1986 में यह केवल 1% था, 2013 में 98% पहुंच गया। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा 21वीं सदी में नई संपत्ति बनकर उभरा है और इस बदलाव में सर्विलांस कैपिटलिज्म का उदय बढ़ावा दिया। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां मानव अनुभवों व्यवहार को लाभ करने के लिए संसाधन के रूप में जुटाया जाता है। गूगल, मेटा, अमेजन जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों के नेतृत्व में इस बदलाव को निष्ठा, स्वायत्तता, लोकतांत्रिक जवाबदेही के बारे में गहरी नैतिक, सामाजिक बेनामी की चिंताएं उत्पन्न की हुई। सर्विलांस कैपिटलिज्म के बारे में बात करें तो यह एक ऐसी प्रणाली होती है जहां निजी कंपनियां अमेजन, अल्फाबेट, मेटा आदि मानव व्यवहार का पूरा अनुमान लगाने और उसे प्रभावित करने के लिए सुनियोजित रूप से व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं, उनका विश्लेषण करती हैं, लाभ कमाती हैं, जैसे लक्षित विज्ञापन, मूल्य निर्धारण, बीमा संबंधी निर्णय। कार्यप्रणाली जो होती है वह कई तरीके से कार्य करती है, जैसे कि डेटा को जुटाना, पूर्वानुमान हेतु विश्लेषण होना, प्रभाव डालने वाली तकनीकें इसके अंतर्गत आती हैं। सर्विलांस कैपिटलिज्म की श्रेणियां आती है, जैसे कि कॉर्पोरेट सर्विलांस, जो कि कंपनियां टारगेटेड विज्ञापन के लिए भारी मात्रा में उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्र करती हैं, जैसे फेसबुक विज्ञापन दिखाने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए ब्राउजिंग आदतों पर नजर रखता है। राज्य कॉर्पोरेट गठजोड़ होता है, जो कि सरकारें सुरक्षा और खुफिया जानकारी के बहाने निजी कंपनियों के साथ सहयोग करती है, जैसे चीन की सामाजिक क्रेडिट प्रणाली। तो इस तरीके से ये सर्विलांस कैपिटलिज्म की पूंजीवाद है। पारंपरिक पूंजीवाद बनाम सर्विलांस कैपिटलिज्म में जो आता है वो एक तरीके से पारंपरिक पूंजीवाद में यह श्रम और प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, इस्पात आदि है। यूजर्स का व्यक्तिगत डेटा, मूल्य सृजन, लाभ मॉडल उदाहरण इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सर्विलांस कैपिटलिज्म से संबंधित कुछ निहितार्थ है, जैसे हेर फेर करना, गोपनीयता का क्षरण होना, व्यक्तिगत डेटा का वस्तु के रूप में उपयोग होना, अनुचित वाणिज्यिक प्रथाएं होना, लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन होना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि विनियमन होना, प्रौद्योगिकी होना, कॉर्पोरेट राज्य को मिली भगत इसके अंतर्गत आते हैं। सर्विलांस कैपिटलिज्म को विनियमित करने के प्रयास हैं, जैसे वैश्विक प्रयास और भारत के प्रयास। वैश्विक प्रयास में हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ का जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है वह एकत्र करने के संबंध में उपयोगकर्ता और यूजर्स की सहमति को लागू करता है और यह उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना लगाता है, जिससे यूजर्स अधिकारों में वृद्धि होती है। केएस पुट्टू स्वामी मामला 2017 में आता है, जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को घोषित किया जाता है। फिर इसमें वैश्विक प्रयास भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं। आगे की राय में हम देखते हैं तो एक मजबूत बेनामी की फ्रेमवर्क होना चाहिए, यूजर्स को सशक्त बनाना, एंट्री ट्रस्ट उपयोग होना, वैश्विक सहयोग होना, प्रौद्योगिकी में नैतिक मूल्यों का समावेशन देखने को मिलता है। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है कि जो जनभावना को आकार देता है वह कानून बनाने या निर्णय सुनाने वाले से भी अधिक प्रभावशाली होता है। तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये हमारा इससे रिलेटेड नैतिक अभिचिंता है और इस केस स्टडी को आपको पढ़ना है, साथ ही साथ इसके प्रश्न भी आपको आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है। भारत में रैगिंग के मामले के बारे में देखें तो हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रैगिंग की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए रैगिंग विरोधी कानून को सही ढंग से लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए एक कार्य समूह गठित करने का निर्देश दिया है। अब रैगिंग क्या होती है? एक तरीके से रैगिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों में होती है। इसमें सीनियर छात्र कभी कभी बाहरी लोग या नए जूनियर को शारीरिक और मानसिक रूप से, यौन रूप से परेशान करते हैं। इसमें जो आर के राघवन है, इनके द्वारा कहा जाता है कि रैगिंग ना तो स्टूडेंट के लिए परिचय का साधन है, ना ही उन्हें परिचित करने का तरीका है, बल्कि यह एक मानसिक विकार और विकृति व्यक्तित्व का प्रतीक होता है। साथ ही यह समाज में मौजूद गहरी जड़ें जमा चुकी शक्ति संरचनाओं को फिर से स्थापित करती है। तो ये आर के राघवन जी है, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था और इस तरीके की स्टेटमेंट आप एग्जाम में
लिख सकते हैं। विभिन्न निर्धारकों पर रैंकिंग के प्रभाव जैसे कि पीड़ितों, जूनियर पर, परिवारों पर किस तरीके से पड़ता है, संस्थानों पर और रैंकिंग करने वालों पर, तो इनके इफेक्ट के बारे में ये अलग-अलग तरीके से दिखाया गया है। इनके समक्ष चुनौतियाँ जैसे गहरी जड़ें, जमा चुकी रैंकिंग की सांस्कृतिक और पारंपरिक स्वीकृति का होना, जागरूकता की कमी, बदले की कार्यवाही कब है, सशक्त प्रवर्तन कमी और संस्थानों की भूमिका, तो इसके अंतर्गत आती है। अब रैंकिंग के लिए भी राघवन समिति की कुछ सिफारिशें आई हुई थी जिनके द्वारा 2007 में आई हुई थी जिसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे, तो इस तरीके के इनके प्रावधान हैं। और रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए यूजीसी के विनिमय भी 2019-9 में आए हुए थे जिसमें यूजीसी ने रैगिंग को एक आपराधिक कृत्य बताया था और यह अंकुश लगाने के लिए कुछ नियम भी बनाए थे जैसे कि प्रवेश के दौरान, बर्डन ऑफ प्रूफ के दौरान कि जब रैगिंग में पीड़ितों को नहीं होता है बल्कि रैगिंग करने वाले को होता है, तो इस तरीके के ये प्रावधान दिए गए थे। अब आते हैं उठाए जा सकने वाले कदम में जैसे कि साथियों का सहयोग, संस्थान की प्रतिष्ठा की तुलना में छात्र की सुरक्षा को तरजीह देना, रैंकिंग विरोधी उपायों को सुप्रीम कोर्ट के 2009 के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके के प्रावधान दिए गए। यहाँ पर आपकी केस स्टडी आती है तो इसको पढ़ना है और आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अब आते हैं हम योजनाओं के बारे में। पढ़ेंगे सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में, तो सुर्खियों में रही जो योजनाएं हैं इनके संदर्भ में बात किया जाए तो हमारी पहली आती है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि आशा योजना के बारे में। पीएम आशा जो कि केंद्र सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना जो 2025-26 में है, इसे 15 वित्त आयोग की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी। चलिए तो इस योजना के उद्देश्य के बारे में जाने तो यह दलहन तिलहन नारियल यानी कि गिरी खोबरा के मूल्य आश्वासन प्रदान करना, किसानों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, फसल कटाई के लिए वित्तीय दबाव में की जाने वाली बिक्री घटनाओं को कम करना और दलहन प्लेयर को तिलहन पर ध्यान रखते हुए फसल विविधीकरण के बढ़ावा देना इसके अंतर्गत ये योजना के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम आगे की ओर तो इसमें आता है कि ये इसकी विशेषताएं जो आती है कि इसे 2018 में एक अम्ब्रेला योजना के रूप में शुरू किया गया था और कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें 15 वित्त आयोग की अवधि के लिए 2025-26 में 35,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत आवंटित है और पीएम आशा के घटक में आता है मूल्य समर्थन योजना जिसमें कवर की गई फसलों में दलहन तिलहन और कोबरा आदि। और इसमें केंद्रीय नोडल एजेंसी के अंतर्गत बात करें तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय खाद्य निगम इसके अंतर्गत ये नोडल खरीद एजेंसी है। लाभार्थी जो है वह पहले से पंजीकृत किसान राज्य एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य तक फसलों की सीधी बिक्री इसके अंतर्गत होती है। फिर इसके अंतर्गत बात की तो इसकी विशेषताओं में आता है कि एक केंद्र सरकार द्वारा ऋणदाता बैंकों को सरकारी कारण के प्रावधान दिया गया है जिसमें खरीद संबंधी कार्य संपन्न कराने के लिए केंद्रीय नोडल खरीद एजेंसियों में नगद ऋण सुविधाएं प्रदान की जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनका ये प्रमुख विशेषताएं हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के बारे में बात करें तो ये कृषि बागवानी उत्पादों को खरीद और वितरण में कार्य पूंजी और अन्य आकस्मिक व्यय की धनराशि प्रदान करते हैं जैसे टमाटर तथा भारत दाल, भारत आटा, भारत चावल की खुदरा बिक्री पर सब्सिडी प्रदान करना होता है। तो इस तरीके से ये अब आते हैं हम आगे की ओर चलते हैं। ये योजना के और भी पहलू हैं, इन सबको आपको याद रखना है। जरूरी नहीं पूरे को याद रखें, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं को याद रखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट में मुख्य खनिजों के बारे में दिया गया है। तो इसमें लिथियम खनिज के बारे में दिखाया गया है। तो इसमें जो मुख्य उपयोग आता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों और बिजली भंडारण प्रणालियों के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। भारत की स्थिति या भंडार में देखें तो इसमें जम्मू कश्मीर में इसका पता चला हुआ है। अन्य जानकारी के लिथियम ट्रायंगल यानी कि चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया दुनिया के प्रतिशत के लगभग 60% खनिजों को पूरा करते हैं और यह प्रमुख उत्पादक देश चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि आदि। कोबाल्ट के अंतर्गत बात करें तो ये जो है एक तरीके से लिथियम आयन बैटरी सुपर एलॉय और प्रेरक में उपयोग किया जाता है और चीन जैसे देशों में आयात पर निर्भरता होती है और ओडिशा के पास इसका सबसे बड़ा भंडार है। प्रमुख उत्पादक जो है वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। अब आते हैं तांबे के बारे में। तो तांबे के अंतर्गत बात की जाए तो तांबा जो है एक तरीके से विद्युत वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में 50% से अधिक तांबे के भंडार राजस्थान में, जिसमें प्रमुख खदानें आती है खेतड़ी राजस्थान, राजस्थान में है, मलाजखान मध्य प्रदेश। एल्यूमिनियम के बाद दुनिया उपयोग के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी अमूल्य धातु आती है और यह प्रमुख उत्पादक है चीन और पेरू।
ग्रेफाइट यानी कि ब्लैक बेड आती है जो कि बैटरी और लिथियम ग्रेफाइट और फ्यूल सेल में इसका उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके भंडार अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु में, और यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बन स्थिर है जिसमें प्रमुख उत्पादक देश चीन। निकेल के बारे में बात करें तो यह स्टेनलेस स्टील, इलेक्ट्रॉनिक और एरोस्पेस उपयोग में किया जाता है। भारत पूरी तरीके से इसमें आयात पर निर्भर है। इसमें प्रमुख उत्पादक में इंडोनेशिया और फिलीपींस आते हैं। टाइटेनियम के बारे में बात करें तो टाइटेनियम जो आता है एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और एरोस्पेस के उपकरण में टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है, और यह भारत में पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है जिसमें प्रमुख उत्पादक देश में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। टंगस्टन जो होता है वो एक तरीके से कटिंग टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक में धातु के इस्पात में उपयोग किया जाता है, और टंगस्टन युक्त खनिजों के संसाधन में मुख्य रूप से कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। यह बॉल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाने वाली एक बहुत ही सघन चमकदार धूसर सफेद से लेकर स्टील ग्रेड की धातु होती है, और इसमें प्रमुख उत्पादक चीन। दुर्लभ भूतत्व आते हैं जिसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए स्थायी रक्षा और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग किए जाते हैं, जिसमें उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश में भंडार पाए जाते हैं। और यह REE जो 17 तत्व इसके अंतर्गत होते हैं जिसमें स्कैंडियम, इरिडियम, लिग्नाइट होते हैं जिसमें प्रथम उत्पादक चीन। नेक्स्ट की ओर आती है जिसमें आपका आता है और खनिजों में टिन के बारे में। ये इसमें अभी नया जोड़ा गया है और इनको आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो ये आपका आता है जैसे कि टिन। टिन जो है एक तरीके से सोल्ड कोटिंग्स और मिश्र धातुओं के उपयोग के लिए किया जाता है, और यह छत्तीसगढ़, हरियाणा में इसके बड़े भंडार है, और इसमें मुख्य उत्पादक चीन। टाइटेनियम जो आती है वह मिसाइल, रॉकेट, चिकित्सीय प्रत्यारोपण और सफेद टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट का उपयोग किया जाता है, और यह केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में प्रमुख भंडार है। एलिमेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के दो प्रमुख मेज है, इसमें मुख्य उत्पादक चीन और जापान। कैडमियम के बारे में बात करें तो ये बैटरियों में कोटिंग, रक्षा क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी साधन का उपयोग किया जाता है। जिंक खनन में उत्पाद के रूप में किया जाता है, और मुख्य उत्पादक में चीन और साउथ कोरिया आते हैं। अब आगे की ओर चले तो इसमें आते हैं हम सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। तो सुर्खियों में रहे स्थल में सबसे पहले हम झारखंड के स्थल के बारे में देखें तो ये झारखंड के पाकुड़ में राजमहल पहाड़ी में पेट्रीफाइड वुड जीवाश्म की अपनी तरह की पहली खोज है। हरियाणा में मंडोला में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप या रूटेज स्मार्ट प्लेस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में घड़ियाल की आबादी बढ़ाने के लिए चंबल नदी में 10 घड़ियाल ट्रेन और राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में मोरंग में जाल सिंचाई परियोजना के निर्माण को भी चुनौती दी। इसमें असम में देखा जाए तो ये भारत के प्रधानमंत्री ने असम के गुवाहाटी में झुमू विनंदनी 2025 में उपस्थित हुई, और यह उत्सव चाय उद्योग की दूसरी वर्षगांठ का प्रतीक है। नागालैंड में ये हालिया घटनाक्रम है जो कि नागालैंड बोडोलैंड और बॉडी पर मंडरा रहे खतरों को उजागर करता है, और इसमें हाल ही में महाराष्ट्र में दशावतार के प्रदर्शन शुरू हुए हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत बात करें तो इसमें राष्ट्रपति ने मणिपुर के राष्ट्रपति शासन लगाने का घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में कोलकाता स्थित पोर्ट ब्लेयर कॉलेज का नाम बदलकर विजयदुर्ग किया हुआ है। तेलंगाना का जो घटनाक्रम है इसमें आदिलाबाद जिले में मैसराम कबीले के आदिवासी गोंडों की एक पवित्र तीर्थ आयोजन जागोबा यात्रा शुरू की है। आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में चाली नामक अराकू महोत्सव का आयोजन किया गया। तो केरल में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के केरल के अनावली में 16 राष्ट्रीय उद्यान वन भूमि का उपयोग करके सिलंदी नदी का चेक डैम बनाने की मंजूरी दी और मथी के दान 16 राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन हेडेड सिस्टूला पक्षी प्रजाति मिली थी। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने में सोरेंगा जनजाति को प्रमुख सहायता दी हुई है। अब आते हैं विश्व की ओर। तो विश्व की ओर चलते हैं तो देखते हैं तो ग्रीस में क्या हुआ है कि सेंटोरिनी जो द्वीप है उस पर भूकंप की घटनाएं हुई है। अकाबा में एक घालिया घटनाक्रम हुआ है। होलोसीन काल के अंत में अकाबा की घाटी में प्रवाल मिट्टी के विकास में एक महत्वपूर्ण रुकावट का पता चला है। निर्धारित कॉरिडोर, काला सागर, कैस्पियन सागर, इराक, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, कतर, इथोपिया, युगान, नामीबिया, गिनी गणराज्य, राजधानी कोरोनापुर, चिली, होंडुरास जिसकी राजधानी टेगु से गलापन, ऑन्टेरियो झील, उत्तरी चीन और भूमध्य सागर। तो ये सब आपके घटनाक्रम विश्व में चर्चा में रहे, और आपके देखा जाए तो इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसमें हमारा आप होता है प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो संत गुरु रविदास के बारे में बात करें तो इनका 14वीं शताब्दी में वाराणसी में जन्म होता है। ये निर्गुण शक्ति के आंदोलन में
भक्ति के संत थे और इन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की विशेष व्यवस्था पर विरोध किया। फिर दूसरे आते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि हाल ही में देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है और इनका जन्म सिवनेरी किले में होता है। पालन पोषण उनकी मां जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव की देखरेख में होता है और यह सूफी शिक्षाओं पर गहरा असर डालता है। इसमें सैन्य हो उनकी प्रमुख योगदान में सैन्य उपलब्धियां और गोरेला युद्ध की शैली होना, प्रशासन और शासन अलग रहना, विरासत के बारे में जो कि हिंदवी गणतंत्र स्वराज यानी कि स्वशासन की दृष्टियों को पीढ़ियों को सभी को प्रेरित करते हैं और इनका वीरता और सत्यनिष्ठा इनके नैतिक पहलुओं से हम सीख ले सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आगे की ओर देखते हैं, वे आते हैं वीर नारायण सिंह, जो कि 1857 की क्रांति में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह की 25 फरवरी को देशवासियों में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और ये छत्तीसगढ़ के सोनाखल के जमींदार थे और इनके पूर्वज गोंड जनजाति से संबंधित थे। फिर और इन्हें छत्तीसगढ़ी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी जाना जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि उनकी जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, इनका जन्म काठियावाड़ गुजरात में होता है। धार्मिक सुधार में 1875 में बम्बई आर्य समाज की स्थापना होती है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड के खिलाफ रहते हैं। महिला सशक्तिकरण में वो महिलाओं के शिक्षा के समर्थक थे और जाति व्यवस्था के विरोधी थे। अब आते हैं नेक्स्ट जो व्यक्ति है उनके जगदीश चंद्र बोस के बारे में। जगदीश चंद्र बोस के बारे में बात करें तो इसमें जगदीश चंद्र बोस अनुसंधान नेशनल रिसर्च में वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान सराहने के लिए एक नई योजना जगदीश चंद्र बोस अनुदान शुरू की है और इनका 1904 में अमेरिकी पेटेंट बनाने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति बनते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो हमारे आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह देश के महान दूरदर्शी नेता गोपाल कृष्ण गोखले की उनकी तिथि पर याद किया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जाने की उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में होता है और ये सार्वजनिक सभा के सचिव थे और 1905 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की हुई थी। अब आते हैं आगे की ओर सरोजनी नायडू, जो कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस देश भर में मनाया जाता है और यह दिवस स्वतंत्र महिलाओं अधिकारों और सशक्तिकरण में सरोजिनी नायडू की विरासत के सम्मान में मनाया जाता है और यह नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रहती है और स्वतंत्र भारत की ये पहली महिला राज्यपाल रहती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट जो आती है हमारे फील्ड मार्शल के एम करिप्पा, जो कि हाल ही में इनकी जयंती मनाई जाती है और ये स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर एवं चीफ रहे हैं और इन्हें 15 जनवरी को जो आर्मी दिवस मनाया जाता है वह यह दिन जनरल सर फ्रांसिस राय बुचन की जगह कमांडर इन चीफ के रूप में पद ग्रहण किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नानाजी देशमुख, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं जयंती मनाई हुई है और इनके द्वारा नानाजी देशमुख के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के दर्शन को मान्यता दिलाने के लिए 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की जाती है और इन्होंने चित्रकूट ग्राम उदर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की और इसके प्रथम कुलपति भी रहे और भारत का ये पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय भी था। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पूरे टॉपिक फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो सेशन आएगा, जब मार्च की मैगजीन आएगी तब हम मार्च के सेशन को कंप्लीट करेंगे। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी जो ये अंडरलाइन वाली पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने ऑलरेडी पहले भी आपको पीडीएफ दी हुई है, तो उस तरीके की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो वाली आपको उस पर मिल जाएगी। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूलें और ये वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।